लिखो थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। कुछ थ्योरम्स है कंटिन्यूटी का, वो अपने को ध्यान देना है। प्रूफ नहीं देखना है अपने को, बस रिजल्ट इसका याद रखना है। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी का पहला थ्योरम है फर्स्ट। पहला तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तो फर्स्ट था सम डिफरेंस, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन या क्वेसेंट of two continuous functions of two continuous functions are always a continuous are always a continuous functions, always a continuous functions, full stop. However, however h of x is equals to, अगर डिवीजन में हम लोग लिखते हैं f of x upon g of x is continuous at x equals to a। ये अगर कंटिन्यूस है तो ओनली इफ जो डिनोमिनेटर है g ऑफ x, x का वैल्यू a रखेंगे, तो g ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने वो एनसीईआरटी में पढ़ा था वो सारे चीज को बस एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। कि हमारा क्या होगा, sum, difference, product and quotient of two continuous functions are always continuous, ठीक है। यानी इसमें f और g दोनों फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो उसका समेशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन सभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डिवीजन में बस याद रखना कि जो हमारा डिवीजन होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, उसको हम लोग एच ऑफ एक्स कंसिडर किया, ठीक है। बस इसका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी का थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब सेकेंड लिखना, सेकेंड डिफरेंट है, यहाँ से अलग चालू हो रहा है हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि दो फंक्शंस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कि एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहला केस में हमने दोनों को कंसिडर किया कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा तुमको जो दो फंक्शंस मिलेगा दोनों फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। कभी हो सकता है कि दोनों कंटिन्यूअस है, ठीक है, कभी एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उस केस में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उसका रिजल्ट याद रखना। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखो इफ मार्कर को क्या होते हैं, एक मिनट। पॉइंट नंबर 2 में लिखना, हम लोग सेकंड पॉइंट में भी आ रहे हैं। इफ f of x is continuous
if f of x is continuous and g of x is discontinuous। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन दूसरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देन f of x प्लस g of x, ठीक है, इसका जब हम लोग समेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा इज अ डिसकंटिन्यूअस, इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई और दूसरा फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, उसका समेशन जब हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो वो कैसा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मान लो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और ये है हमारा स्मॉल जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो एक्स फंक्शन लिनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, हर एक इंटीजर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन इसका जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड कुछ और आ जाएगा, राइट हैंड कुछ और आ जाएगा। ठीक है, बेसिक फंक्शंस के डिफिनेशन में हम लोग इसको देखे थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि जैसे मान लो कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारा क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया है। ठीक है, अब इसका लिमिट निकालना चाहता है, तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू पे निकालो, जैसे मान लो 1 पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 पे निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और अपने को पता है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे उससे छोटा वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा क्या आएगा, 0.999, हाईएस्ट यही वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। जब ये वैल्यू रखेगा तो हमारा एल एच एल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और आर एच एल अगर रखेंगे तो आर एच एल में आएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 1 प्लस का मतलब क्या होगा, 1 प्लस का मतलब है ये है तुम्हारा 1 माइनस का मीनिंग। ठीक है, और 1 प्लस का मीनिंग क्या होगा कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1.001। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। तो जब ये रखोगे इसमें फंक्शंस में यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये फंक्शंस की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसके जगह पे जब ये वाला वैल्यू रखेंगे 1.001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो एल एच एल 0 आ गया और आर एच एल 1 आ गया, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूअस होगा, तो याद रखना ये स्पेशल टाइप का फंक्शंस है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शंस है इसको बोलते हैं हम लोग GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होता है, ठीक है, ये हर एक इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू लो, ऑल इंटीजर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो सारा इंटीजर वैल्यू पे ये हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तब यहाँ से हमने क्या देखा कि एक्स है कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का समेशन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का समेशन डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो यही हमारा थ्योरी था कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा अगर डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का समेशन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल में एक सिंपल फंक्शन लिया और एक स्पेशल टाइप का फंक्शन लिया, तो इसका जब एडिशन किया तो रिजल्ट क्या आ गया, हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं समझा इसको, समझा सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब जेई में ज्यादातर यही सब यूज करेंगे, एनसीईआरटी में उतना नहीं है ये सब इतना डिटेल में, और कॉम्पिटेटिव में यही सब मेन है। थर्ड पॉइंट देखो, तीसरा, तीसरा में इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एंड पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सेकेंड फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे, ठीक है, देन द प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, देन द प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शंस मान लेते हैं एच ऑफ एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी discontinuous, not necessary discontinuous at x equals to a, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन मान लो f ऑफ x हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, नॉट नेसेसरी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा फंक्शंस के ऊपर कि हमारा फंक्शंस कैसा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि कंसीडर एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन मान लेते हैं कि एक्स क्यूब है, क्यूबिक फंक्शन है, एंड सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो दिया है सिग्नम ऑफ एक्स, ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, एक हमारा क्यूबिक इक्वेशन है और दूसरा सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि हियर एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन जो होगा वो कैसा, पोलिनोमियल फंक्शन है, थ्री पावर का, थ्री ऑर्डर का पोलिनोमियल फंक्शन है, और अपने को पता है कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हो वो सारा का सारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, हम लोग जीरो पे ही ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ये तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स जो सिग्नम फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ग्राफ में हम लोग देखे थे फंक्शंस में 11वीं क्लास में सिग्नम का जब ग्राफ बनाए थे, ठीक है, ये कैसा फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। तो बट इसका प्रोडक्ट देखना है तो हम लोग बोलेंगे बट द प्रोडक्ट, क्योंकि सिग्नम का ग्राफ कैसा, एकदम टूटा हुआ ग्राफ आया था, ठीक है, यानी याद करो सिग्नम का कैसा ग्राफ था, सिग्नम का ग्राफ कुछ याद आ रहा है कैसा ग्राफ था हमारा, सिग्नम का डोमेन रेंज, डोमेन तो ऑल रियल था लेकिन रेंज में सिर्फ तीन वैल्यू आया था, एक -1 आया था, एक 0 आया था और एक +1 आया था, ठीक है, और इसका जो ग्राफ था ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, इसका ग्राफ जो था ये मान लो 0 वैल्यू, ठीक है, ये है +1 और ये है -1, ठीक है। तो एक आया था तुमको ऐसा और एक आया था इस टाइप का कुछ आया था, ठीक है। तो इनका मतलब ग्राफ टूटा हुआ ग्राफ है, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था और यहाँ पे 0 था, ठीक है, इस टाइप का सिग्नम का ग्राफ, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, हम लोग जीरो पे ही फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, तो एक कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होता है और सिग्नम फंक्शंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसका जब प्रोडक्ट जो आएगा तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट फंक्शंस, बट द प्रोडक्ट फंक्शंस इज, इसको कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू स्मॉल जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन अपने को आएगा एक्स क्यूब, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा,
जीरो होगा कब, जब x का वैल्यू जीरो होगा, और माइनस एक्स क्यूब होगा कब, तो x लेस देन जीरो होगा, बराबर है ना। सिग्नम फंक्शन ये तो हमेशा एक्स क्यूब ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, एक्स क्यूब ही रहेगा। और जी ऑफ एक्स जो होता है ये तीन वैल्यू देता है, एक जीरो देता है, एक प्लस वन देता है, और एक माइनस वन देता है। तो जीरो पे जीरो देता है, और ग्रेटर देन जीरो पे प्लस वन देता है, और माइनस यानी लेस देन जीरो पे माइनस वन देता है, तो दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो हमेशा ये एक्स क्यूब ही रहेगा, तो जब जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आ जाएगा, वन से करेगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस वन से करेगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, लेकिन कंडीशन चेंज होगा, ग्रेटर देन जीरो पे एक्स क्यूब, और इक्वल्स टू जीरो पे जीरो, और लेस देन जीरो पे माइनस एक्स क्यूब आएगा। ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इस पे लिमिट चेक करना है अपने को, ठीक है। अब ये फंक्शन बन गया, अब किस पे, जीरो पे चेक करना है। अब एल एच एल निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर एल एच एल बोलता है कि निकालो, तो एल एच एल कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, जीरो माइनस मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब यही है माइनस एक्स क्यूब, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस एक्स क्यूब। अब x का वैल्यू जीरो रखेगा क्या आएगा, माइनस जीरो, माइनस जीरो मतलब क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इसमें माइनस प्लस तो चलता नहीं है, ठीक है, ये माइनस जीरो आ जाएगा। और ये आर एच एल, आर एच एल में क्या लिखेंगे, आर एच एल में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो जीरो प्लस मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, एक्स क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एक्स क्यूब। अब x का वैल्यू जीरो रखेगा तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, तो देखो एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, और इक्वल्स टू जीरो पे भी क्या है, जीरो है, तो इस केस में देखो फंक्शंस क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। भले दोनों में से एक एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है कि जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शन हमारा कैसा है, एंड में है। आवाज आ रहा है तुम लोग को बराबर, हाँ सर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखना, इफ एफ ऑफ एक्स एंड g of x, f of x and g of x are discontinuous। अब दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, f of x, g of x are discontinuous at the same point, at the same point, then the sum or product, then the sum and product of the functions, of the functions may be continuous, में बी कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मान लो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका समेशन और प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एक आध एग्जांपल देखते हैं कि सही में, बाकी तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसके बारे में एकदम दिमाग में बैठा लो, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ, और ये हमेशा ऑल इंटीजर वैल्यू पे, जीरो प्लस टू थ्री, सारे इंटीजर्स वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये इंटीजर वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेगेटिव में भी, नेगेटिव इंटीजर पे भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है।
और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हम लोग ले लेते हैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू, और फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ऐसा करली ब्रैकेट में करली एक्स, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस, ब्रैकेट में लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ठीक है। ये सारा चीज 11वीं में पढ़ाया हूँ काफी डिटेल में, और इसको बोलते हैं GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये दो फंक्शंस है, ठीक है। और दोनों फंक्शंस देखोगे ने, ये भी एफ ऑफ एक्स ये भी डिसकंटिन्यूअस है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि अपने को पता है ये जो फ्रैक्शनल का जो वैल्यू होता है ने, 11वीं में पढ़ाया था, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और लेस देन वन, ठीक है। इससे इसका ज्यादा वैल्यू होता ही नहीं, ठीक है। इसका जो इंटरवल होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब क्या, पॉइंट वाला वैल्यू, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं 2.1, ठीक है। 2.1 को क्या लिखोगे, 2 + 0.1, ठीक है। तो ये जो 0.1 है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। स्मॉल एफ बोलते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और ये 2 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे ही 2.2 में भी, 2.3 में भी, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, और 1 से क्या होगा, छोटा हो जाए, क्योंकि जब 1 हो गया तो वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इनका एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाया था, जैसे मान लो कि कोई एक्स इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर को हम लोग दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी वैल्यू लो ना, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल में 2 ही लिया, एक्स की जगह मान लो 2 है, तो 2 को तो ऐसा लिख सकते हैं 2 + 0, ये 2 हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 0 क्या हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यानी कोई भी जो इंटीजर बना होता है, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से मिल के बना होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अपने को पता ही है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो एक है, दोनों हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट भी और फ्रैक्शनल भी, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि समेशन और प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हो सकता है कि कंटिन्यूअस आ जाए, ठीक है। तो कैसे कंटिन्यूअस आएगा, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो इसका मान लो समेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो समेशन का नाम डाल देते हैं अपन, मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है तुमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स, और अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि एफ ऑफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, तो एक्स के बराबर। तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया, एक्स, और ये एक्स जो है, एक्स कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। कैसा पोलिनोमियल, तो लिनियर पोलिनोमियल, और अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिनियर पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल का कोई भी ऑर्डर हो 1 2 3, वो ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पे। तो देखो इस केस में हमारा ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। नहीं समझा, समझ रहे तुम लोग को, हाँ सर। शुभम तुमको समझ रहा है, हाँ सर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। यानी अगर दोनों भी डिसकंटिन्यूअस हैं तो भी हमारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग मान लो एक आध और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये तो समेशन का देखें, अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अपने को कुछ ये दिया है, -1 दिया है, ठीक है। और ये कंडीशन दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 0,
और +1 दिया है, ये कब होता है, तो x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। ये भी देखो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेस देन पे -1 है, ग्रेटर देन पे 0 है, यानी LHL -1 है, RHL +1 है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। वैसे ही एक और डिसकंटिन्यूअस ले लेते हैं, ठीक है, एंड g ऑफ x, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूअस वाला ही लेना है। तो एक और वैसा ही ले लेते हैं, मान लो 1 है, ठीक है, फिर से g ऑफ x, और ये भी हमारा x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 और -1 है। अब वैल्यू चेंज कर दी, -1 +1, और यहाँ पे +1 और -1 ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। ये भी देखो लेस देन 0 पे +1 और ग्रेटर देन 0 पे -1, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट को मान लो कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, दोनों का प्रोडक्ट यही होगा। अब जब दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन वाले ग्रेटर देन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और लेस देन वाले लेस देन के साथ। तो यहाँ पे देखो ये लेस देन है इधर भी, और इधर भी लेस देन है, लेस देन वाले लेस देन के साथ, तो +1 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो कब ये ऐसा आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 पे 1 है, और लेस देन पे सॉरी और ग्रेटर देन पे -1, तो +1 -1 फिर से क्या हो जाएगा, -1, यानी x लेस देन 0 पे ग्रेटर देन 0 पे क्या है, -1। अब इस केस में जब तुम लिमिट निकालने जाओगे, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, जब LHL निकालोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। RHL निकालोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। लिमिट तो एग्जिस्ट होगी, और फंक्शंस का वैल्यू अगर निकालोगे 0 पे, तो इक्वल्स टू 0 पे भी क्या है, -1 है, तो तीनों बराबर है, तो हमारा फंक्शन कैसा कंटिन्यूअस में। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एग्जाम्पल कैसा, ठीक है। अगर बोलेगा कि 2-3 एग्जाम्पल दो, कभी ऐसा पूछ देता है बोर्ड में कि f ऑफ x को डिसकंटिन्यूअस लो, g ऑफ x को कंटिन्यूअस लो, तो उसका समेशन और प्रोडक्ट क्या होगा, 2 एग्जाम्पल लिख के बताओ, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ऐसा कुछ, ठीक है। या बोलेगा कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसा एग्जाम्पल लो एक दो कि जो हमारा फंक्शन क्या आएगा, रिजल्ट उसका समेशन और प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो ऐसा रिजल्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये जो कुछ फंक्शंस जो भी पढ़ाया है कंपोज ये सॉरी ये f ऑफ x, g ऑफ x, और उसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर, ये सब थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि कभी कभी बोल देता है बोर्ड में कि एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देगा कि एक ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो फाइंड पहला पॉइंट है f ऑफ x कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, बोलेगा कि इनका एग्जाम्पल बना के बताओ कि कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, पॉइंट नंबर 4, फिफ्थ। 4 तक तो हो गया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट। फिफ्थ में लिखना, हाँ, अब देखो ये ऑलरेडी हम बार बार हमेशा बोलते आ रहे हैं, आप भी इसको लिख लेना, ये भी एक थ्योरम है। एवरी पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल मतलब लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इज कंटिन्यूअस, every polynomial function is continuous at every point, हर एक पॉइंट पे, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 0 पे, every point of the real value, रियल वैल्यू पे, हर एक रियल वैल्यू पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या रियल लाइन पे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल में f ऑफ x इन जनरल एक पोलिनोमियल लिख देता हूँ nth ऑर्डर का, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 dot 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 plus an for all x belongs to real। ये हर एक रियल के लिए सेटिस्फाइड है इन जनरल पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर सब आ जाएगा, कितने भी ऑर्डर ले लो, ठीक है। तो याद रखना कि हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस, ये तो हमेशा बोलते आ रहे हैं। 6 पॉइंट में लिखना, every rational functions, every rational functions
ये सब पॉइंट को एकदम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रेशनल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, every rational functions is continuous at every point, at every point where its denominator is different from जीरो। ठीक है, बस उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सभी के लिए रेशनल फंक्शंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब रेशनल फंक्शंस तुमको पता ही है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है, और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अब फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। ठीक है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या बोलता है, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी डिनोमिनेटर हमारा बस जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये भी फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होता है, और रैशनल फंक्शंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हर एक रियल वैल्यू। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पे लिखना, ये सारा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस मतलब पता है, जिसमें लॉग यूज होता है। लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी पता है, e टू द पावर x, 2 पे पावर x। ठीक है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल वाले को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, logarithmic functions and exponential functions and trigonometric also, trigonometric functions, यानी सारे सारे लगभग स्टैंडर्ड फंक्शंस आ जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस एंड मॉड फंक्शंस, यानी मॉडुलस फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस are continuous, are continuous in their domain। तो ये चीज हमेशा याद रखना, हर एक पॉइंट में नहीं, कहाँ पे उनका खुद का जो डोमेन हो। ठीक है, कैलकुलस में हमेशा डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, उनका जो खुद का जो लिमिटेशन होता है वो डोमेन होता है, वो अपने डोमेन में हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा फंक्शंस आ जाता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक मतलब पता है तुम लोग को, लॉगरिथमिक कैसे लिखते हैं, लॉग एक्स, लॉग वाई, इसको यानी जहाँ पे लॉग लगा रहा उसको लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर y, 2 पे पावर x, a पे पावर x, यानी बेस में कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल होता है, ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक तो पता ही है, साइन कॉस। ठीक है, एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस क्या होता है, बताओ क्या होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, कुछ पता है तुम लोग को, किसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन? देखो इसमें वही चीज आ जाएगा कि देखो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में इन जनरल हम लोग आईडीएफ ही बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाले जो आएंगे। ठीक है, इसमें डोमेन इसका रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन पूरे डोमेन में नहीं होगा, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आ जाता है। ठीक है, तो उसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस एंड मॉडुलस फंक्शंस, मॉड फंक्शंस तो पता ही है, मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है,
ये सारा फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इन देयर डोमेन में, खुद के डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिया रहा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, मॉड फंक्शंस, ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑलवेज चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, मतलब ये जो 7th वाला जो थियरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज करेंगे, एओडी में, मतलब पहला बुक का लास्ट चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव चाहे वो करेंगे, तो उनका जो एप्लीकेशन पार्ट्स होता है, यानी जो वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, जो बोर्ड में 6 मार्क के लिए पूछता है, और जेई यानी कॉम्पिटेटिव में तो वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं कैलकुलस में, ठीक है। ये और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट काफी यूज होने वाला है। वहां पे 2 थ्योरम है, एक रॉलिस थ्योरम है, ठीक है, और एक एलवीटी थ्योरम है, ठीक है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम जो आता है, ठीक है, एक लॉरिस और एक एलएमवीटी, ये 2 थ्योरम मैंने इसी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। तो वहां पे यही चीज बताना है अपने को कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गया तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तब चेक करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसीलिए ये थ्योरी तुम लोग को अच्छे से बताया हूँ, ठीक है, ताकि आने वाले जो आगे वाला चैप्टर है उसमें काफी यूज, ठीक है। ये सारा जो 7 पॉइंट पढ़ा है ये सारा क्या है, थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का ये थ्योरम्स है जो ऑलरेडी क्या है, प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 9-10 में तुम लोग पढ़ता था ना, एक चैप्टर था शायद इसमें, सीबीएसई में था मेरे को लगता है, स्टेट बोर्ड में पता नहीं मेरे को, तो उसमें ने थ्योरम्स था जिसको प्रूफ करना है, और एक थ्योरम्स ऐसा रहता है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता था, उसको क्या बोलते थे, पोस्टुलेट्स कुछ बोलते थे ना, ऐसा एक चैप्टर था तुमको, थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो वो कुछ थ्योरम्स जो है ना वो ऑलरेडी प्रूफ रहता है, ठीक है, उसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये उसी में आता है, ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा खुद के डोमेन में, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, इसमें कहीं डाउट है ना पूछ सकते हो, पूरे ये 7 पॉइंट पढ़ाया हुए हैं, एक बार देख लो अच्छे से, और कहीं डाउट होगा ना पूछ सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस involving continuity of functions involving limit ये सारा चीज एनसीईआरटी से कंपेयर मत करना, उसमें इतना चीज नहीं दिया, एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत पहले ही खत्म हो गया सिलेबस। n टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर n, ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाला है ये सब, ठीक है। तो अगर इस टाइप का लिमिट रहा तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, देखो इसका वैल्यू क्या होगा, n क्या टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को। अब a के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मान लो कि a का वैल्यू, कंडीशन तो ऐसे ही बनाते हैं हमेशा कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, ठीक है, a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वो वैल्यू रखोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखो ए का वैल्यू मान लो कि फ्रैक्शन वैल्यू रखना, कुछ 1/2 ले लिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या लिया, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे रखो, ये लिमिट में ये रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए का मतलब हाफ, हाफ पे पावर n, n क्या टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी, यहाँ से देखो हाफ पे पावर इन्फिनिटी,
इसका मतलब है कि 1 पे भी पावर इन्फिनेटिव आएगा और 2 पे पावर भी इन्फिनेटिव आएगा और 1 पे पावर कितना भी तो 1 ही आएगा और 2 पे पावर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनिटी और 1 को इन्फिनेटिव से डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए तो ए का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, किस लिमिट का, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर n का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू देखो, अगर मान लो कि ए का वैल्यू 1 ले लिया, एग्जैक्ट 1, अब 1 पे कितना भी पावर देगा तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो ए ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, ठीक है, अब 1 से बड़ा मतलब कुछ भी 2 3 5, मान लो 5 लिया, अब 5 पे पावर इन्फिनिटी तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ने एकदम याद रखना, ये लिमिट में भी शायद मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ भी बहुत जगह याद आएंगे, मतलब काम आएंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हर जगह ये रिजल्ट। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, तो कल में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आज टाइम हो गया है, ठीक है, और थोड़ा सा मेरे को काम भी है, तो कल जब तुम्हारा क्लास होगा ना, तो कल सीधा एनसीईआरटी का जो बचा हुआ